हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप लोगों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आ गया हूं। इससे पहले कि दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। इसमें कुल 80 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और आपका पेपर मात्र 2 से 3 दिन रह गए हैं होने को। तो चलिए जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 12 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित थे, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांची स्तूप जो कि इसका प्रमुख उदाहरण है, स्तूप के बारे में जो कि व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित होने का जो कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो ये है अभिधम्म पिटक में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिधम्म पिटक जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, यह वो 3 ग्रंथों में से एक है जो त्रिपिटक बनाते हैं। इस ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। 5वें ग्रंथ कथावस्तु की रचना जो कि अशोक के गुरु मोगलीपुत्र ने की थी। मोगलीपुत्र ने की थी। अगला प्रश्न, महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? तो ये है कथानक में जैन तत्वों से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह महाकाव्य उत्तर भारत में चेदी एवं उत्तर कोसल राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाजीवाद, जर्मन तानाशाह, हिटलर की यह विचारधारा रही है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब वो किसी अभियान में निकलते तो उनके आगे पीछे डंका बजता रहता है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी सदस्य संख्या के अनुपात में था? तो ये है 10 लाख प्रति व्यक्ति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के प्रति एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे, यह निर्णय किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लीन नीतिगो आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ये भारत कृषि में संकट से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनका शासनकाल 1936 से 43 तक रहा था, जो कि यह भारत के गवर्नर जनरल के सांसद वायसराय भी थे। उन्होंने 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की अध्यक्षता भी की थी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये उषा मेहता जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जो कि राम मनोहर लोहिया जी नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण किया करते थे। उसमें उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो को संचालन करने के लिए एक छोटे से दल से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया और जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया है? तो यह है मुस्लिम लीग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? राज द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी, तो ये कथन असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, उस समय प्रथम अध्यक्ष वे एम एस चंद्र बनर्जी जी थे एवं संस्थापक ए ओ हुम थे।
एवं कुल प्रतिनिधि की संख्या इसमें 72 थी। अगला प्रश्न, इतिहासकार बर्नी दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि? तो अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शारदा एक्ट जो कि 1930 में हरविला शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था। इसमें लड़कों की विवाह की आयु सीमा 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदी नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था? तो ये था बाबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ख्वाजा अहरार ने शेख याकूब चरखी से अपने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? तो ये है वृद्धेश्वर का मंदिर तंजावुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह भगवान शिव का मंदिर है और जो दक्षिणी भारतीय मंदिरों में से सबसे बड़ा भी है। अगला प्रश्न, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो ये 1579 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मजहरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना लिया था एवं 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाना की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, जो कि आपका सुमिलित करना है। तो अनाईमुरी तो ये पहाड़ी का नाम है। अन्नामलाई, डोडा बेटा जो कि आपका ये नीलगिरी, धूपगढ़ी, सतपुरा पहाड़ी का नाम है एवं गुरु शिखर ये अरावली के नाम से है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सुमिलित हो जाएगा 4123। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो ये सतना नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनलिका अपरदन से प्रभावित है? तो ये है चंबल नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है। चंबल नदी जो कि अपनी उत्खनित भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम चंबल खट्टा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लॉक जो कि पहाड़ पर ऊंचे पठारों में बनते हैं। जब दो भ्रंशों रेखाओं के बीच का चट्टान ऊपर उड़ जाता है या दो भ्रंश रेखाओं के मध्य की चट्टान को छोड़कर किनारे वाली चट्टानें धंस जाती है तो इससे हम ब्लॉक का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? तो ये पेट्रोल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश जल से आयोल में गुजरती है तो किरण क्या होगा? तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस दिन मकर रेखा सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव इसकी ओर झुका हुआ रहता है। अगला प्रश्न, पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 से कम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लूटोनियम क्लोराइड जिसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान की संख्या आपका 242 में से घटा दीजिएगा 94 तो कितना आ जाएगा? 148 सॉरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटी माथा अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है
तो ये विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विज्ञान की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यतः औसत श्वसन दर होती है, तो ये 12 से 20 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 से 20 जो कि एक व्यक्ति की श्वसन दर प्रति मिनट ले जाने वाली सांसों की संख्या है। अगला प्रश्न, सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आवर्तकाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल जो कि लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो ये है टिन ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड जो कि अम्ल और क्षारक दोनों की भांति कार्य करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, लेड ऑक्साइड यानी PbO और टिन ऑक्साइड यानी SnO2 आपका ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो यह है अपकेंद्रन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल जो कि वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह आभासी बल होता है जो अपकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन आपका ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपकेंद्रीय बल जो कि केंद्र की ओर लगने वाला बल और अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र की बाहर से ओर लगने वाला बल। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो ये कांच में होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश जो कि ऊर्जा का ही रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति और तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल जो कि 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये प्लेटिनम के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एवं पदार्थों के इस गुण को हम अनुचुंबकीय कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड और आदि अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, एक विद्युत अपघटय होता है, तो एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है ये विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पास की वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन इकाई जो कि विद्युत आवेश युक्त होता है, जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बोल रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घुलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का क्वथनांक जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, जबकि सामान्य पानी में नमक मिला दिया जाए तो इसका हिमांक कम हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल पानी जो कि दोनों ही वाष्पशील तरल पदार्थ हैं, जो एक द्विधारी समाधान बनाने के लिए एक साथ मिश्रित होते हैं। इस वाष्प दबाव व्यक्तिगत शुद्ध घटकों की तुलना में से अधिक होता है एवं यह पानी के क्वथनांक को कम करके प्रभावित करती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो ये है दोमट मिट्टी।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 6 प्रकार की मृदा पाए जाते हैं, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूह में बांटा है। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यह सब्जियों और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में जो कि गेहूँ, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन और ब्रह्मपुत्र नदी के घाटे में जूट की फसलें भी उगाई जाती है। अगला प्रश्न, एक सहसंयोजक बंध किसके मध्य संभव है? तो ये समान और असमान परमाणुओं के मध्य संभव है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहसंयोजक बंध आपका डाइहाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH और हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN ये आदि हैं। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनाता है तो हम इसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला प्रश्न, समीकरण V = UT + AT जानकारी देता है, तो ये देता है वेग समय कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। V जो कि यहाँ पे अंतिम वेग है और U आपका प्रारंभिक वेग है, A त्वरण और T टाइम है। अगला प्रश्न, लवणता युक्त वातावरण अनुकूल पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं लवण मृदोदित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं एवं विकास कर पाते हैं। मैंग्रोव वन इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं पीटर बेकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब इनमें से किसने जीता है? तो ये जीते हैं सेनिस पालासियोस, जो कि निकारागुआ के हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो कि 72वां संस्करण नवंबर 2023 में अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में आयोजित किया गया था और ये निकारागुआ की पहली महिला है जिसने मिस यूनिवर्स का ताज पहना है, सेनिस पालासियोस। अगला प्रश्न, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन हिल्स किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में से प्रारंभ की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर से प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन लॉन्च किया है जो रेलवे ट्रैक और सड़क पर समान रूप से चल सकता है? तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जापान के कायो शहर में बनाया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को मासिक वजीफा देने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, खेल मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है पियाली बसाक, भारतीय महिला पूछ रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 मई 2022 को जो कि पश्चिम बंगाल के पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रण करने के लिए डैश पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो ये है 2023, पिछला साल वाला वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रोविंशियल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो कि 2023 के अंत तक पृथ्वी का तापमान 1850 से 1900 ईस्वी के औद्योगिकरण के दौर के स्तर से लगभग अनिश्चित मार्जिन अधिक था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 COP 2023 में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तब 22 देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। सही है। 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प किया, यह भी सही है। एवं इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, तो ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 1, 2, 3 सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 सितंबर 2023 को किस देश में आकाश रक्त वर्ण हो गया है? तो ये केन्या में हो गया है। ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये 1978 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मुजफ्फरपुर में पहली बार किया गया था। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी हैं और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई थी। संचार में जो कि आयन मंडल सहयोग करता है। अगला प्रश्न, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने किसान की खराब स्थिति से अवगत कराया था। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्य महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया। वे किस राजनीतिक दल से थे? तो ये तृणमूल कांग्रेस से थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 अक्टूबर 1986 को नौवहन और नौचालन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विनिमय करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन ए इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा केप कोमोरिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि भारत के मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि ये उत्तराखंड में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क आपका ये केरल में है एवं बांदीपुर नेशनल पार्क आपका ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये कोयला नहीं है, जबकि गैर परंपरागत स्रोत आपका समुद्री ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस है, जिसे हम दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। भारत में लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति जो कि तापीय ऊर्जा से होती है। अगला प्रश्न, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे अर्देशीर ईरानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह पहली बार 1931 में बनाई गई थी और देश में पहली फिल्म वो राजा हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न, सरसों किस कुल का पौधा है? तो ये क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरसों, मूली, शलजम आपका ये क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था? तो ये 1990 में किया गया था। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है एवं यह 1990 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न, साख का आधार क्या होता है? तो ये होता है विश्वास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में जो कि साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता हो। अगला प्रश्न, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो ये उपभोक्ता खरीदता है। उपभोक्ता जो कि विभिन्न वस्तुओं का, सेवाओं का उपभोग करता है और उपयोग में भी लाता है। अगला प्रश्न, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति भी बढ़ सकता है एवं वास्तविक निवेश दर में गिरावट भी आ सकता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है, जो प्रभाव डाल सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो ये है वस्तु और सेवाओं कर, जबकि प्रत्यक्ष कर संपत्ति कर, व्यवसाय कर और आयकर भी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। अगर आप बोल सकते हैं इसको भी कि जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय भी है, लेकिन उससे बेहतर आपका सटीक उत्तर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देशों के बीच तेज़ी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वैश्वीकरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
औद्योगिकरण, जो कि व्यापक स्तर पर किसी देश में उद्योगों का विकास होना। उदारीकरण, जो कि सरकारी नियंत्रण को निर्बाध करना। अगला प्रश्न, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो ये है आय की असमानता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन से संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ये है मल्काजगिरी तेलंगाना का सबसे संसदीय क्षेत्र बड़ा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन हुआ था, तो ये 1955 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य डैश मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये एकल अहस्तांतरणीय के तहत निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अभी अधिकतम सदस्यता राज्यसभा में 245 है, जो कि 233 निर्वाचित के द्वारा चुने जाते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये अनुच्छेद 43 के ए है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अनुच्छेद 38, जो कि लोक कल्याण की उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 42 यानी काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध भी दिया गया है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पे क्या होगा? तो ये ब्लॉक स्तर पे आपका पंचायत समिति होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ग्राम सभा, तो ग्राम सभा गांव के स्तर पे होगा। जिला समिति जिला स्तर पे होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? तो ये कुल 29 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, इसमें कुल 29 विषय थे, जिसमें पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल आदि जैसे विषय शामिल हैं। और यह संशोधन पंचायत राज से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची से संबंधित है, जनगणना संघ सूची से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानूनी अधिनियम 10वीं अनुसूची में है, एवं राज्यसभा में सीटों की संख्या आपका ये 6ठी अनुसूची में है, तो जो कि ये सुमेलित नहीं है। राज्यसभा में सीटों की संख्या जो कि ये 4थी अनुसूची में है। राज्यसभा का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसकी सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 ये निर्वाचित किए जाते हैं, इनकी चुनाव होती है। 6ठी अनुसूची की बात करूं तो इस सूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न, संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सौंपता है। अगला प्रश्न, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी पढ़े हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रैक्टिस सेट 12 का 80 प्रश्न समाप्त हो गए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।